नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर देहरादून से है, जहां पर अप्रैल माह में ही डेंगू ने दस्तक दे दी है। 15 मरीजों का एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग का सिर दर्द और बढ़ गया है। वहीं पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा का कहना है कि अप्रैल माह में ही 15 मरीजों में डेंगू की पुष्टि होना आश्चर्यजनक है। इसके साथ ही जागरूकता अभियान को भी तेज किया जा रहा है। अभी तक जो महेंद्र देश हॉस्पिटल है उससे 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं अभी 1 अप्रैल से लेके आज के दिनांक तक, और ग्राफिक एरिया से 2 केसेस उनके रिपोर्ट हुए हैं। अभी ये जो मरीज हैं ये अलग अलग बीमारियों को लेकर के अस्पताल में आए होंगे, उसकी रिपोर्ट भी हम मंगा रहे हैं और डिटेल रिपोर्ट शाम तक हमारे पास आ जाएगी। और उसी के जब वो भर्ती हुए होंगे तो डेंगू का टेस्ट भी उनका किया होगा, जिसमें कि वो वहाँ पॉजिटिव पाए गए। तो थोड़ा सा इस महीने में इतनी संख्या में 15 केसेस अगर मान के चलें तो टोटल 15 केसेस रिपोर्ट होना थोड़ा सा बहुत अर्ली है मौसम को देखते हुए। तो लेकिन हमने पहले से हम इसमें तैयारी में लगे हुए हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अप्रैल माह में ही जिस तरह से डेंगू को लेकर मामले सामने आए हैं और उसके बाद देखिए जागरूकता अभियान भी तेज किया जा सकता है। तो डेंगू की दस्तक से हड़कंप मच गया है। डेंगू से ये और भी मामले बढ़ सकते हैं। इसमें 15 मरीजों का एलाइजा टेस्ट फिलहाल पॉजिटिव आया है। देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। देखिए, अप्रैल माह में ही किस तरह से डेंगू के मामले सामने आए हैं और लगातार 15 मामले डेंगू के सामने आए हैं, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग अब इसको लेकर रोकथाम को लेकर प्रयास कर रहा है। 15 मरीजों का एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आया है। देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। जागरूकता अभियान को और तेज किया जा रहा है, किस तरह से जो तमाम पेशेंट्स हैं उनको डेंगू से बचाया जा सके और डेंगू के प्रति जागरूकता किस तरह से बढ़ाई जा सके, इसको लेकर अभियान अब तेज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर आज ऋषिकेश एम्स का 5वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में मेडिकल के 434 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई। साथ ही एम्स में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन हुआ। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम धामी के साथ एरो मेडिकल सेवाओं का दौरा किया। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। आप देखिए किस तरह से ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और दीक्षांत समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए थे। मेडिकल के विद्यार्थियों को इस दौरान डिग्रियां प्रदान की गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। चाहे देश भर में एम्स की स्थापना करना हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को लागू करना हो, आयुष्मान भारत जैसी ऐतिहासिक योजना की शुरुआत कर देंगे, या फिर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पीजी की सीटें बढ़ानी हो। आपने ऐसे ही अनेक योजनाओं और नीतियों के माध्यम से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। इतना ही नहीं, समय समय पर आपके द्वारा उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु जिस प्रकार का हमें सहयोग दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। एक ऐसा ओकेजन है जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और इस सेलिब्रेशंस में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल गोल है, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सनातन धर्म को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए नहीं थक रहे हैं। एक बार फिर से हरीश रावत ने खुद को सनातन और बीजेपी को नकली सनातनी करार दिया है। उनके मुताबिक बीजेपी सनातन का उपयोग केवल तनातनी के लिए करती है। सेल्फी खींचनी है तो भाजपा सनातनी है ही नहीं। सनातनी तो हम हैं। हम सनातन धर्म की जो व्याख्या शिकागो में विवेकानंद जी ने धर्म संसद में की थी,
हम उसका अनुसरण करते हैं। हमारे वेद उपनिषद कहते हैं सर्वधर्म समभाव वसुदैव कुटुंबकम। तो ये हम तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। गांधी उसी रास्ते पर चले, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और हमारा वही सनातन है, रघुपति राघव राजा राम। हम तो सीताराम वाले हैं। हम इनकी तरीके से चीजों को जय श्री राम करने वाले नहीं हैं, हम तो सीताराम वाले। ये सनातन का इस्तेमाल सनातनी के लिए करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि भाजपा सनातनी नहीं है, वो तनातनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां सूबे में भाजपा की सरकार है और ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी की जंग देखने को मिल रही है। आए दिन कांग्रेस पार्टी में तकरार नजर आ रही है। वहीं इसी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस में एक बड़ी टूट होने वाली है। सुनिए। देखिए, बहुत बड़ा डिवीजन होगा। कांग्रेस के कई कद्दावर लोग जो है वो विमुख होंगे और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी होंगे जिनको आज ये किसी प्रकार से टॉलरेट नहीं करते। मैं किसी का नाम लेके इस समय इंगित नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है उसकी आज परिस्थिति कुछ और हो, कल कुछ और हो, लेकिन जो मेरा अनुभव है कांग्रेस का, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिवीजन होगा और आप देखिएगा कि भविष्य में ये बात सत्य साबित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर कुछ दिनों पूर्व राज्य सरकार में दायित्वधारी राज्य मंत्री विश्वास डाबर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब इस वीडियो में एक मंत्री एक व्यक्ति को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। अब इस घटना के बाद वीडियो कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया और सरकार से सवाल किया। अब गरिमा महारा के खिलाफ मंत्री विश्वास डाबर ने पुलिस को तहरीर दी है और इस पर गरिमा महारा ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही था, क्योंकि उन्होंने एक झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया है कि उनके वीडियो के साथ एआई के द्वारा या एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा छेड़खानी हुई है। तो अब छेड़खानी तो हुई नहीं है, ये डाबर साहब को भी पता है कि उनके ही 4.5 मिनट का जो वीडियो उन्होंने पत्रकारों को भेजा उसी का वो अंश है जो मैंने डाला है, जैसे मेरा जिहाद वाला अंश भाजपा ने डाला था। तो ये विश्वास डाबर जी को भी पता है कि वो गलत कह रहे हैं, गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आप कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार? मैं बिल्कुल, मैंने तो कहा मैं नहा धो के तैयार बैठी हुई हूँ और मेरा तो जो होगा सो होगा। मेरे ऊपर तो दर्जन भर मुकदमे वैसे ही पहले ही भाजपा की नेत्रियों ने और भाजपा के नेताओं ने कर ही रखे हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं जहां एक और भाजपा धामी के दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा होने पर जश्न मना रही है और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा कार्यकाल को लेकर बड़े सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में महिला अपराध में वृद्धि हुई है। अपराधियों पर शासन और प्रशासन का कोई भी डर नहीं है, न ही पुलिस अपराध रोकने में कामयाब साबित हो रही है। महिला अपराध में निश्चित ही बीजेपी के शासन में बढ़ोतरी हुई है। ममता जोशी बहुगुणा, अंकिता भंडारी, संतरेसा में वो बेटी, उत्तरकाशी की 4 बहनें, मैं रोज कह रहा हूँ, पिंकी, और अभी उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या होना, इनके 2 मंडल अध्यक्षों का जमानत में होना, और जमानत इसलिए कि 4 दिन तक मेडिकल नहीं हो रहे हैं, केस कमजोर किए जा रहे हैं। उसके अलावा बागेश्वर में घटना घट गई है। तो ये सारी चीजें साबित करती है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है तंत्र फेल है और अपराधी को संरक्षण मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है जहां पर धनपुरा स्थित शौकीन पुत्र मुर्तजा के सेटरिंग गोदाम में एक भीषण धमाके के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में बजरंग दल उत्तराखंड के प्रांत संयोजक ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये गंभीर विषय है। एक बड़ा धमाका वहाँ हुआ है जिसे लोकल पुलिस के द्वारा निपटाने का प्रयास किया गया, पर जब उच्च स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने अच्छी कार्रवाई की। सभी पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक बड़ा विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। जो विस्फोट भी हुआ है उसमें जो घाव हैं वो गंभीर हैं। वो बताते हैं कि एक बड़ा विस्फोटक तैयार किया जा रहा था, तो वो एक जांच का विषय है। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बारूद कहाँ से आया था, जो ये विस्फोटक आया था वो कहाँ से आया था, और ये बना के कहाँ भेजे जा रहे थे और कितने बनाए गए हैं, ये सब जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय।
आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ वक्त से मस्जिदों, मदरसों के साथ ही दूसरे धार्मिक निर्माण के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले यति परमात्मानंद गिरी के खिलाफ जल्द एक और मुकदमा दर्ज हो सकता है। जन अधिकार मंच के अध्यक्ष आशाराम ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि स्वामी यति परमात्मानंद गिरी जिस तरह से अपने बयानों से शहर का माहौल बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, उसको देखते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है ताकि शहर का माहौल खराब न हो। किसी तरह का भ्रमित शब्दों से जनता को भ्रमित ना करें जिससे शहर का माहौल खराब हो। और बजरंगी जैसे गलत फ्रॉड आदमी शहर में इस तरह का विवाद फैला रहे हैं तो अच्छी बात नहीं। मैं तो उसका घोर विरोध करता हूं कि बजरंगी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और मैं स्वयं भी उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करूंगा कि अपने शहर को, कोटद्वार को, बनी व्यवस्था को, अच्छी व्यवस्था को, शहर में हमारा शहर बहुत अच्छी छवि, स्वच्छ छवि वाला शहर है जिसमें कभी भी किसी तरह का कोई सांप्रदायिक घपला नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हुए खबर जसपुर से है, जहां पर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अपने मड़ुआ डाबरा आवास पर प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ गरीब जनता को मिल सके, उसके लिए प्रदेश भर में 200 लोगों की टीम बनाई जाएगी और वो जगह जगह कॉलेज और डिग्री कॉलेजेस में जाकर छात्रों को प्रशिक्षित करेगी ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग को भी काम दिया है, उसमें अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 200 प्रशिक्षित युवाओं को हम रोजगार देकर उनको प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 लोगों को भेजेंगे, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं अनुसूचित आयोग करेगा और एक मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई भी सचिव करेंगे। और इनका काम ये होगा कि जो योजनाएं अनुसूचित जाति के लिए चल रही हैं उन योजनाओं का हर गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, उसके लिए स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज के बच्चों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वो स्वयं भी लाभ ले सके और अन्य गरीब व्यक्ति को भी उसका लाभ पहुंचा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में ABVP छात्र संघ के अध्यक्ष युवराज के नेतृत्व में छात्र संगठन ने महाविद्यालय के प्राचार्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार और प्रशासन से प्राचार्य को निलंबित करने की मांग को लेकर PG कॉलेज नई टिहरी में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र संघ के अध्यक्ष युवराज ने प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र संगठन के द्वारा शासन प्रशासन से विभिन्न मदों में बजट लगाया गया लेकिन प्राचार्य के द्वारा बजट का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों के लिए छात्र छात्राओं का शुल्क काटा जाता है लेकिन खेल गतिविधियां आयोजित नहीं की जाती हैं। जब प्राचार्य इस महाविद्यालय में आई हैं तब से निरंतर वो महाविद्यालय के अंदर तानाशाही करती आ रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। हम महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र की फीस से 300 रुपये कटता है, प्रत्येक छात्र की फीस से, और वो कटता है क्रीड़ा के लिए। आज तक इस महाविद्यालय में क्रीड़ा के नाम पर केवल वार्षिक में, पूरे वर्ष में एक बार क्रीड़ा कराया जाता है। उसके अन्यथा छात्र छात्राओं को ये जो भी क्रीड़ा होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, उसको छूने का तक अवसर प्राप्त नहीं होता है। महाविद्यालय में कई प्रकार के भ्रष्टाचार प्राचार्य महोदय द्वारा किए गए हैं। हमारे महाविद्यालय में कई बार जिला प्रशासन से लेकर हम शासन प्रशासन से कई लोगों से हम महाविद्यालय में बजट ला चुके हैं, किंतु बजट का दुरुपयोग महाविद्यालय प्रशासन में प्राचार्य द्वारा और प्राचार्य के साथ कुछ टीचरों ने मिलकर किया है। हो सकता है बच्चों में कोई गलतफहमी हो, इसके लिए हमने आंतरिक समिति गठित कर ली है जिसमें 2 छात्र भी हैं और 3 प्राध्यापक हैं और हर डिपार्टमेंट का क्या सामान खरीदा गया और कितनी उनको ग्रांट मिली, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ये समिति हमारा निरीक्षण करेगी जिसमें हमारे 3 प्राध्यापक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रदेश में जन जागरूकता और गोष्ठियां कर रहे नैनीताल हाईकोर्ट के पूर्व अध्यक्ष DCS रावत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो करोड़ों रुपए की बचत होगी वो शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही विकास की योजनाओं पर खर्च होगी। करोड़ों में होते हैं और उसमें उस प्रक्रिया में भी कम से कम 2 से 3 पैसा बहुत खर्च होगा। पैसों की बचत और जो पैसे बचेंगे उससे शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में विकास होगा। इस परिक्रमा के साथ हम ये अभियान में निकले हैं और लोगों का और हमें अधिवक्ता बंधुओं का और प्रभुजनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पब्लिक का भी बहुत सहयोग मिल रहा है
क्योंकि ऐसा है कि अभी धीरे धीरे ये बात अभी परिचर्चा में चल रही है, अभी विचार गोष्ठी में चल रही है, धीरे धीरे ये जन आंदोलन का रूप लेगी, ये मेरा मानना है। ऋषिकेश से खबर है जहां पर एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जल्द ही ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में टेलीमेडिसिन विभाग की स्थापना करने जा रहा है। इससे विभिन्न जनपदों के सरकारी अस्पताल परामर्श के लिए फोन के माध्यम से संपर्क कर सकेंगे। इस बात को लेकर एनएचएम मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एम्स ऋषिकेश हब होगा और जिले के हमारे पूरे प्रदेश के 15 हॉस्पिटल्स इससे कनेक्टेड होगा, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे और 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी होंगे। तो कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लैंड कर जाते हैं, जिसमें कि डॉक्टरों को परामर्श और उच्च जो परामर्श है, टर्शरी केयर की सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है। तो उन केसेस में हमारे जो एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर्स हैं वो 24 घंटे के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जो उनको इस प्रकार के परामर्श दे सकें कि उनको किस प्रकार से आगे उपचार किया जाना है। और जो बहुत ज़्यादा गंभीर केसेस होंगे उसमें तत्काल मैनेजमेंट क्या किया जाना है और मैनेजमेंट के बाद उनको वापस एम्स में रेफर किस प्रकार से किया जाना है, इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और सभी विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारधाम यात्रा में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती के लिए सभी मेडिकल कॉलेज के साथ ही विभाग की ओर से बैठक की गई, ताकि हर प्रकार के विशेषज्ञ की तैनाती चारधाम यात्रा में की जा सके। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने इस बार यात्रा के दौरान तैनात डॉक्टर्स को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। डॉक्टरों के खाने और रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए गए। माननीय मंत्री जी ने जितने भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और सरकारी, सभी इन लोगों की एक मीटिंग ली थी जिसमें हम लोग भी थे। तो उसमें से मेडिकल कॉलेज से बात हुई कि भाई आप लोग कौन कौन से स्पेशलिस्ट हमको दे सकते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा का जो पहला दौर है वो जो कि आपके बरसात शुरू होने से पहले और अभी स्टार्टिंग से, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा भीड़ उसी में आती है। तो हमको स्पेशलिस्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास कमी है इस चीज़ की, जैसे कि फिजिशियंस हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं। तो इस तरह से जो है एक सर्जन, तो एक वहाँ पर अच्छी मीटिंग रही जिसमें कि हर मेडिकल कॉलेज ने कोई ना कोई स्पेशलिस्ट देने के लिए वादा किया उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बागेश्वर से है। यूसीसी पंजीकरण की धीमी रफ्तार से डीएम बागेश्वर नाखुश नजर आ रहे हैं। अफसरों को अधिक से अधिक लोगों के पंजीकरण के निर्देश दिए गए। नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर अभियान चलाया जाए। डीएम ने कहा यूसीसी पंजीकरण में एसडीएम स्तर पर निगरानी की जाए। आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर है जहां पर मोबाइल दुकान में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई है। 3 युवक लाठी डंडों से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। रुड़की से खबर है मोबाइल दुकान में मारपीट की वीडियो वायरल हो रही है और युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई है। 3 युवक मारपीट करते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं। रुड़की के कलियर का ये वीडियो बताया जा रहा है। संवाददाता जिशान मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिशान, ये जो मारपीट हो रही है, क्या है इसके पीछे की वजह? आपको बता दूं कि पूरा मामला कलियर इलाके का है, जहां पर एक मोबाइल के अंदर 3 से 4 युवक लाठी डंडों के साथ घुसते हैं और जो मोबाइल मालिक है इसके साथ तबादला यहाँ पर घटना को यहाँ पर अंजाम देता है, जिसका वीडियो में यहाँ पर कैद हुआ है। वही मामले में पुलिस ने तैयारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे आरोपी की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जो वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कलियर थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक मेडिकल स्टोर में 2-3 लोग घुस के किसी शख्स के साथ मारपीट कर रहे हैं। क्योंकि इनका पहले भी इनके आपस में FIR हुआ है, वो 304B दहेज हत्या जिसको हम बोलते हैं, उसमें मुकदमा पंजीकृत है और आपस में पारिवारिक रिश्तेदार हैं ये लोग। तो पुलिस ने जैसे ही संज्ञान में पुलिस किया, पुलिस ने उन तीनों को अपने डिटेन कर लिया है। आगे उसमें लीगल कार्रवाई कर। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक, उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। अध्यक्षता में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये बैठक चल रही है और मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री गणेश जोशी और राज्य के कई मंत्री मौजूद हैं। अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 30 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो कैबिनेट की बैठक चल रही है, क्या जानकारी है और कौन कौन से अहम मुद्दे जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए, आज शाम 6 बजे के बाद से ये कैबिनेट बैठक शुरू हुई है और अगर कहा जाए तो देर शाम की कैबिनेट बैठक 2 महीने बाद जो है वो सरकार की आयोजित हो रही है। इसमें तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहले से मौजूद हैं और अगर कहा जाए तो कई मुद्दे हैं इसमें। चाहे अगर कहा जाए तो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का फैसला है, इसके अलावा प्रदेश में जो तमाम खेल से जुड़े हुए जो तमाम चीजें की जानी है सरकार की तरफ से, उस पर फैसला होना है और कई फैसले कहे जाएं खाद्यान्न से जुड़े हुए हैं और चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो कई फैसले हैं वो सरकार इस कैबिनेट बैठक में करने जा रही है। आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से खबर है जहां पर बहादुराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर में पुराना जमीन का विवाद, जिसको लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। घटना की सूचना पर चौकी बाजार पुलिस मौके पर पहुंची है। टीम ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब हालात नहीं संभले तो शांति व्यवस्था भंग करने पर 6 लोगों पर कार्रवाई की। रुड़की से खबर है जहां पर पुलिस ने 5 दिन पहले अबर तालाब निवासी कारोबारी सरवर के घर से 90 लाख की चोरी का बेटी और दामाद पर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। 60 लाख रुपए और कार बरामद कर 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की बेटी ने अपने पति के कर्ज को उतारने के लिए अपने ही पिता के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। हम सीसीटीवी फुटेजेस के साथ साथ सारे जो हमारे फोरेंसिक जितने साक्ष्य हैं उसको संकलित करते हुए इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, खासकर जो महिला है उसका पति और उसके भाई, 3 लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ से बात पता लगी कि उनके द्वारा ही ये चोरी की गई है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल 60 लाख से ऊपर की नकदी रकम जमा की गई, जो उनके द्वारा चोरी की गई थी वो बरामद की गई। साथ में ज्वेलरी और अन्य जो सामान जो उसने कार खरीदने के लिए जो लोन लिया था वो भी उसके द्वारा जमा करना पाया गया था। खबर कोटद्वार से है जहां पर प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और उत्तराखंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के जरिए निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया जा रहा है और इसी कड़ी में नगर पालिका दुगड्डा के सभासद अतुल अग्रवाल ने पालिका क्षेत्र में 2000 सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया। हेमंत देवी जी ने बंटवाए हैं इन सभी लेडीज के लिए। हमारे सांसद अनिल बलूनी जी ने और हेमंत। देहरादून से खबर है जहां चारधाम यात्रा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग की बात कही। इस पर अब कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने तो इतना तक कह दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की नजर अब चारधाम मार्ग पर छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले स्थानीय लोगों पर है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने करण माहरा पर पलटवार किया। जो कहती है उसका उल्टा करती है, खासकर बीजेपी की सरकार। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मोर्चा चल रहे हैं। मुझे लग रहा है जो लोकल के लोग छोटे छोटे खुमचे लगा के मैगी चाय इत्यादि बांटते थे, पकौड़ी बांटते थे, इनके कार्यकर्ताओं की नजर अब उन खुंचू पे और उन दुकानों पर भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले माइनॉरिटी को वहां जाने से मना कर रहे हैं तो 50% से ज्यादा खच्चर और घोड़े तो माइनॉरिटी के हैं। शायद उन घोड़ों खच्चरों को चलाने का काम भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा लगता है। जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो एक बार फिर ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों धाम यात्रा में वहां पर लोग तीर्थ यात्रियों की चीजों को देखने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि अतिथि देवो भव के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए अतिथि के रूप में आ रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें कहकर करण महाराज जी ये जता रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि ये सनातन का कार्य करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि करण महाराज जी से पच नहीं रहा है। आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। चारधाम यात्रा के दौरान पहाड़ी इलाकों में कई ऐसी जगह हैं जहां पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब ऐसी जगह का भी चिन्हीकरण कर उन पर काम किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।